अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने आपको कुछ एडिशनल लेक्चर्स का कहा था जिस कोर्स से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप लोगों को बाद में काम आएंगे। तो ये शॉर्टेस्ट लेक्चर है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे। लोन कैलकुलेशन से रिलेटेड है। आप में से बहुत से लोग हैं जब जॉब वगैरह करते हैं तो हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर सैलरी लोग जो हैं वो लोन पे जो है वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। कार्स स्पेशली लोन पे लेते हैं, या आजकल जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घरों का बहुत किया जा रहा है कि घर लोन पे लिए जाएं, जिसमें गवर्नमेंट को सब्सिडाइज भी कर रही है। और तीसरा पर्सनल लोन होता है। वैसे आपने घर में जी कोई चीज़ें परचेज करनी है या कहीं शादी वगैरह के लिए इस तरह के लोन लिए जाते हैं, पर्सनल लोन जिन्हें हम कहते हैं। ये तीन लोन मोस्टली आप लेंगे, बाकी लोन्स के बहुत ज़्यादा पर्पज़ होते हैं। वो क्या ये परमिटेड है या नहीं है उस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में लोग ले रहे हैं, आप भी मतलब कि आप में से कुछ लोग तो लेंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ काम आएगी। इसलिए जस्ट आपको इसके बारे में अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लें या ना लें, वो हलाल है हराम है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। आपको कम से कम इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बाकी डिसीजन आप खुद समझदार है, अक्लमंद है, आपने खुद करना है। उस बारे में मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। मैं सिर्फ आपको जो है वो नॉलेज दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। अब बेसिकली ये एक टॉपिक भी था हमारे कोर्स में तो नहीं था, लेकिन उस बुक में था जिधर हम इंटरेस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। अब उधर तो उसकी सारा मैकेनिज़्म वगैरह था, वो चूँकि टाइम शॉर्ट था हमने नहीं किया। तो मैकेनिज़्म आपके काम भी नहीं आएगा। आपको बेसिकली दो तीन चीज़ों से गर्ज होती है। उसके लिए आपको पीछे की कैलकुलेशंस वगैरह वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इवन के बैंक के कैलकुलेटर्स भी मिल जाते हैं, ऐप्स हैं वो भी मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही कोई एक्सेल आप में से हर एक ने यूज़ किया हुआ है और आगे भी करना है, तो एक्सेल की मदद से भी हम जो है बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें दो फंक्शन है जो हमारे काम आएंगे। एक है पीएमटी फंक्शन। ये फार्मूलाज के अंदर जो फाइनेंशियल ग्रुप है इसके अंदर दिया होता है पीएमटी फंक्शन। ये देखें पीएमटी। ये पीएमटी फंक्शन आपको जो है आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके दे देता है। अगर तो आपने अपना लोन पीरियड लेट से 1 साल के लिए लोन लिया, 3 साल के लिए लोन लिया, 5 साल के लिए लोन लिया और आपने वो पूरा करना है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पीएमटी फंक्शन चाहिए और कोई नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है कि ना अक्सर ये देखा गया है कि अब आपने 5 साल के सपोज कार लिए किस्तों पे, 2 या 3 साल गुजरे हैं, आप कहते हैं क्या बैंक को पैसे दे ही जा रहा हूँ, या फिर आपके पास कहीं से और से पैसे आ जाते हैं, कोई कंपनी से बोनस मिल गया, कोई इनहेरिटेंस मिल गई, या कोई और पुरानी कोई एसेट आपने शेयर सेल कर दिया, तो आपके पास किसी ना किसी तरह 5 साल से पहले पैसे आ गए इकट्ठे। अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी मंथली पेमेंट से जान छुड़ाऊं और उसको क्लियर करूं, जो भी चीज़ आपने ली हुई है, कार है, घर है, या जो भी पर्सनल लोन है। तो उसके लिए हमारे पास ये दूसरा फंक्शन आएगा, सी यू एम पी ए, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। लेकिन ये तब आएगा जब आपने लोन टाइम से पहले ख़त्म करना है। अगर नहीं ख़त्म करना तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पीएमटी फंक्शन यूज़ होगा और कोई भी नहीं होगा। अब पीएमटी फंक्शन आप एक्सेल पे लगाते हैं, अब एक्सेल आपको खुद ही गाइड करता जाता है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या है, इसमें आपने इंटरेस्ट रेट एंटर करना होता है, जिस रेट पे आपको लोन मिला है। तो अब याद रखें ये जो बैंक्स जिस आपको नॉमिनल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का बहुत जल्दी से मैंने बताया था कि ट्रेडिशनली जो कैलकुलेशंस होती थी वो ईयर बेस पे होती थी। आजकल जिस तरह आप लोन लेते हैं तो बैंक आमतौर पे मंथली बेसिस पे जो है वो कैलकुलेशन, मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है तो मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जो बैंक आपको परसेंटेज बताता है वो आपको जो है बैंक बताता है ईयरली बेसिस पे। वो एक किस्म का आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। तो जो परसेंटेज आपको बैंक बता रहा होगा कि जिस साल में कोई उसके एपीआर का वर्ल्ड बैंक यूज़ करते हैं, एनुअलाइज परसेंटेज रेट, बट जस्ट वो एक परसेंट है एक लोन अलर्ट से। अब वो आपने यूज़ कितना करना है वो उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं।
अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि आप अगर इस वक्त बैंक से कोई लोन लें, जब आपकी जॉब वगैरह हो, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको 3% से लेके 35% तक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। वो कंडीशंस क्या होती हैं उनकी तरफ हम बाद में आते हैं। सपोज हम 15% ले लेते हैं, इसके साथ परसेंट डालना ज़रूरी है, क्योंकि 15 का मतलब 15 है, 15% का मतलब ये देखें 0.15 हो गया। अगर परसेंट नहीं डालेंगे तो 15 है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। दिस इज़ योर एनुअल रेट, और अदरवाइज आप इधर 0.15 एंटर कर दें। सो या तो या 0.15 एंटर करें या 15% एंटर करें। मंथली बनाने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। मैंने अलहदा से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि बैंक हमेशा आपको जो रेट बताएगा वो ईयरली बताएगा, इसलिए उसको हम उसी तरह ही लिखते हैं। 15% बैंक ने आपको रेट बताया, तो इधर 15% डिवाइडेड बाय 12। देन यू हैव टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स। सपोज आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपने तो मंथली पेमेंट करनी है। इधर आप 5 × 12, या अगर ज़ुबानी कैलकुलेशन कर लें 60, कि टोटल आपने इंस्टॉलमेंट्स कितनी देनी है। ये मंथली है तो आपने नंबर ऑफ मंथ्स एंटर करने हैं। 5 साल है तो 60, 5 ÷ 12 लिख दें, जैसे आप लिखना चाहते हैं। कि बेसिक आराम से कैलकुलेशन होती है, यहाँ थोड़ी डिवीजन थी, तो ये तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं। बहरहाल ज़बानी नहीं करना, मिस्टेक से बचने के लिए जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर। उसके बाद यहाँ है प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू, आपने लोन कितना लिया। सपोज आपने जी 5 लाख लोन लिया। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसकी तरफ भी हम बाद में आते हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, योर सैलरी एंड योर क्रेडिट हिस्ट्री, एंड इन सम केसेस आल्सो योर एज। अगर आपका लोन लंबा हो ना, जिस तरह हाउस का लोन होता है, उसके लिए 10 से 20 साल, 20 साल बहुत कॉमन है हाउसिंग लोन के लिए। तो अगर आप 60 साल की उम्र में हाउस का लोन ले रहे हैं, तो एक तो अव्वल तो आपको मोस्टली बैंक लोन देंगे ही नहीं, और अगर देंगे तो आपको बहुत थोड़ा सा देंगे, या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगा देंगे। सो आपको लोन कितना मिलना है, प्रिंसिपली दो फैक्टर्स होते हैं, कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। हमारे यहाँ क्रेडिट हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पे लोन्स लोगों ने बहुत कम लिए होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में लोन लेने का ट्रेंड बहुत कॉमन है, तो वहाँ बाकायदा मैकेनिज्म्स मौजूद हैं किसी बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री जानने के लिए। दैट मीन्स कि आपने जो प्रीवियसली कोई लोन लिए थे, वो तो आपने, ये तो ऐसा तो नहीं है कि 4 लोन पहले लिए हुए हैं वो भी माइनस में चल रहे हैं, उसकी किस्तें भी नहीं आप दे पा रहे, इस तरह के कोई मसले, आप पहले से कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। इधर सिर्फ मेजर चीज़ें चेक की जाती हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है, जिसके बेस पे आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। सो अगर आपकी प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है, अगर बुरी है तो कम लोन मिल सकता है। और दूसरी चीज़ है आपकी सैलरी, उस बेसिस पे। इन सबको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, फिलहाल जस्ट मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ। ये इसके बाद आपकी फ्यूचर वैल्यू है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोन हो सकते हैं। मैं अभी आपको जो ज़्यादातर आप लोन लेंगे उसका मैकेनिज़्म, मतलब उसकी कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। वैसे लोन्स की और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। रेजिडुअल वैल्यू लोन है वो, उस केस में आपने इसको एंटर करना है। वो क्या होता है कि आप अगर लेट से आपने कार वगैरह परचेज करनी है, लेकिन मंथली इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी मुझे पूरी कार की वैल्यू पे लोन नहीं देना, मुझे रेजिडुअल वैल्यू लोन लेना है। वो ये होता है कि अगर कार सपोज 50 लाख की है, तो आप 30 लाख जो है उसका लोन ले लेते हैं, और बाकी का नहीं लेते। तो उसकी जो 5 साल किस्तें अदा करने के बाद उसकी वैल्यू रह जाती है 5 साल के बाद। वो अगर तो आप बैंक को पे कर दें तो कार आपकी हो जाती है, वरना वो बैंक वापस ले लेता है। वो इस तरह की कैलकुलेशन में ये यूज़ होता है। लेकिन ये थोड़े, एक तो बहुत कम बैंक ऑफर करते हैं, और दूसरा भी इतना कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ ये वाली चीज़ ज़्यादा कॉमन है। तो इसको आप कैलकुलेट करें। इसने आपको ये कैलकुलेट करके दे दी, चूँकि ये डॉलर आ रहा है लेकिन ये रुपीज़ ही है। इसने अब आपको, अगर आप 5 लाख लोन लेते हैं 5 साल के लिए 15% पे, तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है 11,894 बन रही है। अभी इस इंस्टॉलमेंट में बैंक से एक चीज़ और भी ऐड करते हैं, जो कि इंश्योरेंस वैल्यू होती है। वो एक अलहदा चीज़ है, वो इसमें ऐड नहीं है।
तो नॉर्मली 2% ऑफ योर कार वैल्यू, वो कार के लिए जो है आजकल इंश्योरेंस रेट चल रहा है। पहले थ्री एंड हाफ भी होता था, लेकिन आजकल मोस्टली 2% जो है वो इंश्योरेंस रेट चल रहा है। इसके अलावा बैंक आपसे स्टार्ट में एक प्रोसेसिंग फ़ीस भी लेता है। पर्सनल लोन के लिए 3,000 5,000 इस तरह होती है, कार लोन के लिए 5,000 8,000 10,000, घर का लोन हो 10,000 15,000 20,000, इस तरह की प्रोसेसिंग फीस। यही बैंक की जो असल जो सबसे मेन कमाई है वो बैंक की ये होती है। जो ये आपके पीछे आप जब जॉब वगैरह करेंगे तो आपके पीछे जिस बैंक में अकाउंट होगा वो लोग आपके पीछे पड़े होंगे कि जी लोन ले ले लोन ले ले, तो बेसिकली वो प्रोसेसिंग फीस में से उनको कमीशन मिल रहा होगा, वो उनका मेन पर्पज़ होता है। तो उसके बाद जो इंटरेस्ट वगैरह है और वो सारा, अब हम वन बाय वन इस पे आते हैं कि इंटरेस्ट रेट। ये जो मैंने 15% लिखा था, मैंने कहा था कि 3 से 35 होता है। ये इंटरेस्ट रेट कहाँ से आता है? सबसे पहले आप स्टेट बैंक की वेबसाइट खोलते हैं, ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता है। आप इधर खोलते हैं, इधर ना एक पॉलिसी रेट आ रहा होता है आजकल, इधर आ जाएगा थोड़ी देर बाद। मैंने पहले की साइड खोली हुई है, शायद रिफ्रेश नहीं हो रहा। आजकल 7% है पॉलिसी रेट। तो ये यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं SBB पॉलिसी रेट 7% पर एनम, PA बीन्स पर एनम। तो ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है। इसके बैंक्स जो है वो काइबर रेट यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे आ रहा है काइबर बिड एंड 12 मंथ्स। ये जो 7.5 है, बैंक्स इसको अपना रेफरेंस यूज़ करेंगे, दैट इज योर काइबर रेट 12 मंथ्स यानी 1 ईयर वाला, और बिड की हेडिंग के अंदर आ रहा है ये 7.5। इसको बैंक्स अपना रेफरेंस रेट यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो काइबर रेट जितने भी होते हैं वो पॉलिसी रेट से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आजकल काइबर रेट जो बैंक्स मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 ईयर काइबर रेट बिड वाला। सो दैट इज़ 7.5। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट कह लें, टाइम टू टाइम अपना पॉलिसी रेट जो है वो रिवाइज करती रहती है, जो कि आजकल 7% है। इसमें IMF की एक डायरेक्शन भी है कि आपकी कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ये ज़्यादा होना चाहिए। वैसे तो इन्फ्लेशन रेट हमारा थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, लेकिन आजकल वो कोरोना वगैरह की प्ली लेके और इस तरह की बातें बूतें करके इसको थोड़ा सा कम किया हुआ है। वैसे हमारा इन्फ्लेशन रेट तकरीबन जो ऑफिशियल है वो 8% 9% इतना है। असल में शायद इससे ज़्यादा हो। गवर्नमेंट ज़ाहिर है इन्फ्लेशन रेट को अंडरस्टेट करती है मोस्टली इन पाकिस्तान, ताकि वो दिखाए जी हम ज़्यादा महंगाई नहीं हो रही। तो इन्फ्लेशन रेट आजकल हमारा तकरीबन 8% है। तो कोरोना वगैरह का करके अदरवाइज डायरेक्शन या दुनिया में पॉलिसी, पूरी दुनिया में यही पॉलिसी है कि इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा पॉलिसी रेट रखा जाता है। तो थोड़ा सा कम किया हुआ है कोरोना की वजह से। जो बैंक्स देखते हैं वो ये होता है 1 ईयर काइबर रेट, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। सो ये आपका जो है 7.5 है। अगर आप बैंक्स की कैलकुलेशन देखें तो होता है काइबर प्लस स्प्रेड। स्प्रेड वो यानी कि 7.5, ये जो काइबर रेट है ये टाइम टू टाइम वेरी करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी रेट के साथ। अगर आज स्टेट बैंक अपना पॉलिसी रेट 13 कर देता है, तो काइबर 13.5 13.2 13 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जो स्प्रेड है वो कांस्टेंट होता है बैंक का। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप टाइप ऑफ लोन कौन सा ले रहे हैं। अगर तो लेट से आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन के अगेंस्ट बैंक को कोई गारंटी नहीं है। पर्सनल लोन होता है आपको बैंक ने पैसे दे दिए, उसके बाद आप जो मर्जी करें। कुछ अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लोन लें तो शायद आपसे ब्लैंक चेक ले लेंगे। उसके बाद आपका है कार लोन या हाउस लोन। कार या हाउस लोन में बैंक के पास गारंटी है, क्योंकि जो कार या हाउस होता है वो बैंक के नाम पे होता है। अगर आपको कोई मसला वगैरह हो जाए तो बैंक वो आपका कार या हाउस बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, तो इसका रेट लो होता है। इस वक्त पर्सनल इंटरेस्ट, जो पर्सनल लोन्स के लिए इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 18 से लेके 35% तक चल रहा है। 18% कौन देता है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम है कि जितनी गवर्नमेंट सर्वेंट तनख्वाह ले रहे हैं उसकी कोई 12 महीने आई थिंक, या तो मैं 12 ही कह रहा हूँ, इसी कोई आसपास है। 12 महीने की तनख्वाहें जो है वो इकट्ठी ले सकते हैं। तो वो उन्हीं को ही देते हैं जिनकी परमानेंट जॉब होती है, तो वो एक किस्म की गारंटी होती है।
और सैलरी में से ही वो रिकवर हो जाता है। तो वो इन्हें पता होता है किसी की 15-20 साल सर्विस है और इतनी अभी पड़ी हुई है, तो वो चूंकि एक किस्म की गारंटी आ जाती है, वो तनख्वाह के अंदर से ही रिकवर कर लेते हैं, तो वो 18% पे लोन दे देते हैं। बाकी कुछ बैंक्स कोई 25 पे दे रहा है, कोई 28 पे दे रहा है, कोई 30 पे दे रहा है, कोई 35 पे दे रहा है, स्कीम्स आती रहती हैं, ये 35 तक जा रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं कार लोन पे। कार लोन इस वक्त इसको हम अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन में ना स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम एक सेपरेट रखते हैं। ये टोटल रेट है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट रेट। कार में हम सिर्फ स्प्रेड की बात करेंगे, पहले मैं सिर्फ स्प्रेड बात कर देता हूँ और फिर टोटल इंटरेस्ट। कार लोन में जो आजकल स्प्रेड चल रहा है वो 3 to 4 चल रहा है। कुछ रेयर केसेस में 5 तक भी जाता है, लेकिन मोस्टली 3 to 4 जो है आपकी, मैं 5 कर देता हूँ चले, 3 to 5% तक स्प्रेड जो है वो बैंक्स ले रहे हैं। तो स्प्रेड मींस काइबर के ऊपर कितना ले रहे हैं। अगर 7.5 है तो आजकल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10.5 से लेके 12.5 तक चल रहा है। तो इतने परसेंट पे आपको जो है इंटरेस्ट रेट पे आजकल कार लोन जो है वो मिलेगा। हाउस में 2.5 से लेके 4 तक चल रहा है। तो इसमें आपको 10 से लेके 11.5% तक हाउस लोन मिलेगा। कार के लिए जो ड्यूरेशन होता है लोन का वो 1 year to 7 years जो है नॉर्मली होता है। और हाउस के लिए जो नॉर्मली ड्यूरेशन होता है वो 5 भी होता है, लेकिन मोस्टली चले हम 5 कर देते हैं, 5 का भी है। 5 years to 20 years हाउस लोन के लिए ड्यूरेशन होता है। और पर्सनल लोन के लिए 1 year to 3 year में नॉर्मली देखा है, कुछ बैंक्स 5 भी अलाउ करते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने 1 to 3 year जो है ये देखा है ड्यूरेशन। तो इसके अंदर अंदर आपने जो है वो पेमेंट करनी होती है। सो ये आपके पास ड्यूरेशन आ गई, ये आपके पास जो है, अब ये काइबर रेट चेंज होता रहता है, स्प्रेड जो होते हैं वो बैंक की पॉलिसीज के मुताबिक लगते हैं और वो वही रहते हैं। इसके अलावा आपको पता है बैंक कुछ प्रोसेसिंग फीस लेता है जो स्टार्ट में आपने देनी होती है। इसके अलावा बैंक आपसे हर साल इंश्योरेंस लेता है, वो भी अलहदा चीज़ है, वो इसमें नहीं आती। तो प्रोसेसिंग फ़ीस और जो आपकी इंश्योरेंस है वो इस इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट नहीं होती, वो अलहदा से जो है आपकी आती है। अब एक और चीज़ हमारे यहाँ वन बाय वन इसको देख रहे हैं। तीसरी चीज़ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, एक तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, मोस्टली आप जो कि फर्स्ट लोन ले रहे होंगे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी, तो आपने पहले कोई कर्जा लेके भागे नहीं हुए होंगे, तो आपको उसका कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ है कितना देना है लोन। तो अगेन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक। आप अपनी सैलरी का 50% नॉर्मली ये होता है कि 50% तक आपकी जो सैलरी है मंथली वो आप लोन ले सकते हैं। सपोज आप ये वेरी करता है अगेन डिपेंडिंग ऑन आप बैंक के साथ किस तरह निगोशिएट करते हैं, आपका रिलेशन कैसा है, आप 75% तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं टिपिकल इसकी 50% वैल्यू लेता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी सैलरी सपोज 50,000 है और आप 5 साल का लोन लेते हैं, ठीक है, 5 years का आप जो है लोन ले रहे हैं, तो 5 years में 60 इंस्टॉलमेंट्स आपकी बनेंगी। ये आपको एक्सेल में क्या, ये बैंक खुद कैलकुलेट करेगा क्योंकि ये वेरी करता है, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो 50,000 का लेट से, इसमें ये भी बैंक और भी बहुत से फैक्टर देखता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, घर आपका अपना है कि रेंटेड है, आपके इस तरह का काफ़ी कुछ होता है उनका। बट जस्ट फॉर रफ कैलकुलेशन तकरीबन 50% आप इसको ले सकते हैं। तो 60 इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है। आप महीने में 25% दे, 25,000, अगर 50,000 सैलरी है तो 25,000 किस्त बैंक सपोज करते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन 15 लाख बनता है। तो आपकी जो 5 साल की यानी 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बैंक आपको जो है कि तकरीबन 15 लाख बना के देगा।
महीने की 25,000 के करीब जो है वो इंस्टॉलमेंट बैंक, इससे ज़्यादा अगर आप मांगेंगे तो बैंक आपका केस रिजेक्ट कर देगा, बट डिपेंडिंग ऑन द केस 75% तक बैंक भी दे देता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द केस बैंक 25 तक भी जा सकता है। सो 50 इज़ अ टिपिकल वैल्यू। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो आपको एक कांस्टेंट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके दी जाती है, इसके अंदर मैकेनिज्म ये होता है कि जब आप पहली इंस्टॉलमेंट देते हैं, ये कांस्टेंट इंस्टॉलमेंट जो बैंक कैलकुलेट करता है, इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस भी डलती है ना, वो अलहदा से कैलकुलेट होती है, अराउंड अबाउट 2% ऑफ योर कार वैल्यू और 1 और 1.5% ऑफ योर हाउस वैल्यू, वो अलहदा से ऐड होती है, वो भी आपके साथ साथ बैंक जो है वो लेता है। इसमें मैकेनिज्म ये होता है कि स्टार्ट में भी आपने पूरा लोन लिया, सपोज 5 लाख लोन लिया है, तो आपकी जो पहले साल इंस्टॉलमेंट होती है उसमें 11,894, अगर मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ बजाय इसके के कैलकुलेशन करूँ, वही जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में था, तो उसके अंदर जो है आपको वो टेबल मिल जाएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैं अभी ये अभी चीज़ ज़बानी बताऊंगा तो वो समझ नहीं आएगी। यहाँ वो इस तरह का एक टेबल गिवन है जिससे आपको जो मैं बात बताने लगा हूँ ये आ गई। ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट की हुई है 1321, ये आप देख रहे हैं कि इसको हर साल हर महीने एक इंस्टॉलमेंट है। अब ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट। अब स्टार्ट में क्या होता है कि आपकी जो ये इंस्टॉलमेंट है 1321, इस पे जो ज़्यादातर पोर्शन होता है वो 833 इंटरेस्ट का होता है, 488 प्रिंसिपल का होता है। अब चूंकि पहले महीने आपने 488 प्रिंसिपल पे कर दिया, यानी प्रिंसिपल मीन्स आपने ओरिजिनल लोन कितना लिया था, तो मेरा लोन की अमाउंट रिड्यूस होगी। अगले साल क्या होता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है, प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, और ये ओवर द टाइम ऑफ द लोन ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे आप लोन के एंड के करीब पहुंचते हैं तो आपका जो है प्रिंसिपल पेमेंट यानी ओरिजिनली जो आपने लोन लिया था उसका पोर्शन बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट का कम होता जाता है। टोटल इंस्टॉलमेंट जो आप दे रहे होते हैं वो सेम होती है। अब अगर तो ये इस तरफ हम क्यों जाते हैं, अगर तो आपने 5 साल का लोन लिया, आपने 5 साल से पहले पे ऑफ नहीं करना, 5 साल में आपने पे किया, तो इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम किसके लिए किया जाता है, कि उन लोगों के लिए किया जाता है जो 3 साल बाद कहते हैं कि अब हमने इंस्टॉलमेंट से जान छुड़ानी है, हमारे पास पैसे आ गए हैं, ये लो पकड़ो और हमारे लोन ख़त्म करो। ये फिर बैंक कैलकुलेट करता है कि प्रिंसिपल पेमेंट आप कितनी पे ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो बैंक ने ले लिया, वो तो जो आपने लो वो इसका कुछ नहीं होता है, इंटरेस्ट बैंक की जेब में चला जाता है। प्रिंसिपल जितनी आपकी आपकी पे हो चुकी होती है वो बैंक माइनस करके बकाया आपसे ले लेता है, उस पर थोड़ा सा फाइन लिया जाता है जिसको अर्ली सेटलमेंट चार्जेस बोला जाता है। पहले साल अगर आप करें तो मोस्टली बैंक 10% फाइन लेते हैं, अर्ली सेटलमेंट चार्जेस, अगर आप 5 साल से पहले अपना लोन पे ऑफ करना चाहते हैं। और अगर आप आफ्टर 1 ईयर करें, ये कार के लिए, घर के लिए थोड़ा फ़र्क होगा, तो बैंक आपसे जो है वो 10% तक चार्जेस लेता है। ये किसका है, ये रिपेनिंग प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट बैंक की जेब में चला गया। तो इसके लिए हमारा दूसरा फंक्शन आता है जो मैं आपको बता रहा था, फार्मूलाज में जाके, CUMPRN क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, बेसिकली ये इसका एब्रीविएशन है, CUMPRINC। सो हम एक नया कॉलम बना लेते हैं, इस पे बैंक लिख लेता है। अच्छा, एक और चीज़ जो प्रिंसिपल पे लगाई जाती है वो कार की वैल्यू के आप इक्विटी परसेंट कितना है, ठीक है, इस पे भी बैंक एक लिमिट लगाता है। सो बैंक 20 to 70 80 भी मैंने देखा लिखा होता है, 20 to 80। सपोज अगर आपकी कार है 20 लाख की, तो इसका 20% आप ले लें, ये 4 लाख, और इसका आप 80% ले लें, ये है 16 लाख। तो आपने जो है
यानी कि जो डाउन पेमेंट करनी होती है, डाउन पेमेंट में क्या क्या शामिल होता है, एक ये यानी कि अगर 20 लाख की कार है तो कम से कम आपने 4 लाख देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 लाख दे सकते हैं। बट मोस्टली ये बैंक्स ने लिखा होता है, लेकिन वैसे जो मोस्टली हमारे यहाँ बैंक्स लेते हैं, कुछ से मैंने ये भी कि 70 से ऊपर अगर आप कर लें तो 30 से जो 70 है ना, ये वाली ब्रैकेट ज़्यादा, इसमें लोन अप्रूवल का चांस ज़्यादा होता है। बाकी अगेन कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, हार्ड टू फास्ट रूल नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बैंक्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। सो ये ज़्यादातर 30 to 70% आप जो है ये डाउन पेमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम करें तो फिर आपके लोन के चांसेस अप्रूवल या रिजेक्शन के कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ बैंक 15% तक भी लिखते हैं कि आप 15% डाउन पेमेंट, लेकिन वो लोन अप्रूव नहीं करते। मोस्टली 30 to 70 पे अप्रूवल के ज़्यादा चांस होते हैं। तो 70 से ऊपर क्यों नहीं होता है, क्योंकि फिर वो बैंक को इंटरेस्ट बहुत कम बचता है, फिर वो कहते हैं कि ऐसे लोन देने का फ़ायदा क्या। और 30 से कम पे इसलिए मुश्किल होता है कि अगर आपको भाग भूग जाए तो आपकी जो आप लोन देने के काबिल ना हो सके, अगर आपने से 10% पे कार ली है तो बैंक के लिए पैसे रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो 30 to 70 में बैंक खुश रहता है। अच्छा, तो आपने एक तो ये बता देना है कि जी लोन लेना कितना है। डाउन पेमेंट में एक तो ये कार की वैल्यू शामिल होती है। ये जो हम पीएमटी फंक्शन लगाएंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ ये शामिल होगा, लेकिन बैंक आपसे कुछ और चार्जेस भी ले रहा होता है। लाइक अगर आप कार ले रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, या घर ले रहे हैं तो रजिस्ट्री के चार्जेस, पहले साल की इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग फ़ी, वो सब बैंक ले रहा होता है। लेकिन एक्सेल में जो पीएमटी फंक्शन होगा उसमें ये सब यूज़ नहीं होगा। तो अब हम सपोज कहते हैं कि आपने ये कार की जो डाउन पेमेंट की है, इस तरह हम लिख देते हैं, कार वैल्यू 20 लाख है। सपोज आप जो है डाउन पेमेंट करते हैं 40%, तो लोन अमाउंट कितनी होगी, जितनी डाउन पेमेंट है उसका बकाया 60%, और किसका 60%, कार वैल्यू का। तो ये आपकी लोन अमाउंट हो गई। कोई परसेंट वगैरह जो है लगता है ज़्यादा ही लग गई हैं। सो 100% -T2, ये इसने इसको परसेंट बना दिया, ये परसेंट नहीं है, दिस इज जनरल। ओके, अब ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जो इनपुट्स आपने देनी है उनको हम येलो कर देते हैं। ये एक्सेल ने लोन अमाउंट एक्सेल ने खुद ही कैलकुलेट कर दी। तो इसके अलावा जो चूँकि बैंक रेगुलरली दे रहे होते हैं उसमें ऊपर ऑप्शन भी होती है, आप कार सिलेक्ट करें, कार वैल्यू खुद ही आ जाती है। लेकिन आपको तो आपने जब अपने लिए लोन लेना तो आप इस तरह कर सकते हैं, कार वैल्यू डालें, डाउन पेमेंट डालें, लोन अमाउंट कैलकुलेट होगी, उसके बाद आप इंटरेस्ट रेट डालें। जिस तरह हमने देखा था कि लेट से अगर काइबर 7.5 है और बैंक 4% स्प्रेड ले रहा है तो 11.5%। इसके लिए भाई बैंक्स ने ऊपर इस तरह फार्मूला लगाया होता है कि ये काइबर रेट क्या है, वो अलहदा से लिखा होता है, स्प्रेड कितना है ये बैंक की पॉलिसी से फिक्स होता है। सो दिस इज काइबर प्लस स्प्रेड। तो काइबर आप एंटर करते हैं, स्प्रेड बैंक का फिक्स होता है, इंटरेस्ट रेट बैंक ये आपको खुद ही कैलकुलेट कर देता है। इस तरह आपने लोन टाइम, ये ईयर्स में है तो इधर आप 5 एंटर कर दें। इसमें भी वो मैं भी टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं बना रहा, इसमें आप वो बना सकते हैं एक डाउन वाला मेन्यू जिसमें सिर्फ क्योंकि अगर बैंक कह रहा है 1 से 7 साल लोन देना है तो आप ताकि 10 तो ना एंटर कर दें ना। इधर वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया जा सकता है एक्सेल में जिसमें आप सिर्फ
2 3 4 5 6 7 इनमें से कोई पिक कर सकते हैं वो, या डाटा वैलिडेशन का इस पे चेक लगा दिया जाता है। तो ये सब आपकी चीज़ें हो गई। तो इधर आप इंस्टॉलमेंट अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए पीएमटी फंक्शन जो है हम अपना लगाएंगे। पीएमटी फंक्शन आपने लगाया, रेट सब इंटरेस्ट रेट में ये, अब यहाँ 7% लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंट पहले ही लिखा हुआ है। अगर इधर परसेंट नहीं लिखा होगा तो इधर परसेंट ज़रूर लिखना है, तो वो जिस तरह भी है, डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स, ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर, मंथली इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू, आपने लोन लेना कितना है, ये लोन अमाउंट। अब ये कुछ की कैलकुलेशन ये आ गई, इसको आप चाहें तो राउंड ऑफ भी कर लें अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ये हमने राउंड ऑफ किया। इसको भी आप ये करेंसी में इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, इसको जनरल रखना चाहते हैं जनरल लिख लें। तो ये भी देख लें, इसकी ना अक्सर जो ये साथ माइनस आता है, ये किसी को कि वो इसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है, माइनस को ख़त्म करना है तो ख़त्म कर लें। इसी तरह ये आप इसको हमेशा -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, या इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगा। इसमें फिर इंश्योरेंस ऐड होगी और वो तक जो भी है, तकरीबन कार का 2% तो साल की 40,000 जो है वो आपकी इंश्योरेंस ऐड होगी। तकरीबन आपकी महीने की 3 साढ़े 3 हज़ार, वो फर्स्ट ईयर कुछ और होती है, सेकंड ईयर कुछ और होती है, वो उसको हम साइड पे करते हैं। तो वो तकरीबन ऐड होगी, वो जो भी बैंक पॉलिसी से निकली है, सपोज वो 3,000 है, तो ये आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इंश्योरेंस का फिलहाल उसको हम साइड पे करते हैं। अच्छा, तो इस तरह आप लोन लेंगे। अब एक और चीज़ जो मेरे ख्याल से जल्दी कवर हो जाएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो एक और चीज़, ये जो ये ट्रेडिशनल कार लोन है, फिक्स्ड कार लोन। अब चूँकि हमें पता है कि अब मुझे कमेंट करना पड़ा कि जी ये इंटरेस्ट वगैरह वाला काम जो है कि गैर इस्लामी है वगैरह, तो इसके ना कुछ फिर मुख्तलिफ तरीके बनाए हुए हैं ताकि इसको आप, क्योंकि ज़रूरत तो होती है लोगों को लोन लेने की, तो इसके मुख्तलिफ तरीके बनाए होते हैं। लाइक कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि कार आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करते, कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं करते जब तक आप सारी इंस्टॉलमेंट्स पे ना करें। तो बैंक वो जिस तरह इसमें एक लॉजिक होती है कि जिसकी चीज़ है वो जितने मर्जी पे जैसे मर्जी आपको दे सकते हैं, इस तरह की एक लॉजिक होती है। दूसरी लॉजिक होती है कि वो जो रेजिडुअल वैल्यू वाला आपको बताया था कि बैंक क्या करता है कि वो कहता है कि कार आपकी नहीं है, हमारी है, जब तक आप चला रहे हैं उसके पैसे वगैरह देते रहे, जब 5 6 साल गुजरे हैं उसके बाद आप खरीद लेंगे हमें दे दें, एक वो तरीका होता है। और एक तीसरा तरीका जो सबसे ये तो चले होता ही है, एक तीसरा तरीका जिससे कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाता है, वो है ये फिक्स्ड की बजाय वेरिएबल रेट पे कार लोन दी जाती है। ये क्या तरीका है? ये तरीका ये है कि ये जो काइबर है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ रिवाइज होता है, तो तीसरा तरीका ये है कि जी हमने आपको फिक्स रेट पे तो लोन दिया नहीं है, जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर हम दे रहे हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट का रेट चेंज होगा तो लोन का रेट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एक तीसरा तरीका ये होता है, वो क्या होता है कि वही वाला कि स्प्रेड जो है वो बैंक का कांस्टेंट होता है। सपोज ये बैंक ने अपना स्प्रेड रखा 4%, ये उनका कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे काइबर चेंज होगा आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल इस तरह कि अगर एक बंदे ने 2017 में लोन लिया था 5 साल के लिए, उस वक्त काइबर रेट राउंड अबाउट 13% था। आज 2020 में और 2021 में जाके ये 7.5 इतना तकरीबन हो गया, तो उसकी इंस्टॉलमेंट रिवाइज हो जाती है। तो इसके लिए भी वो हमारा वो जो सी यू एम पी और एन सी वाला फार्मूला है वो हमें हेल्प करता है, एक इस काम के लिए कि जब आपका वेरिएबल रेट हो, और दूसरा जब आप अर्ली सेटलमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ आपने कैलकुलेशन कर ली कि भाई ये आप की ये सारी है। अब मैं ये इसकी इंस्टॉलमेंट और इन सब को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये आपको क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल वाला लगा के दिखाता हूँ।
अच्छा जी, तो इधर आपने क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल ये उधर जाके लगा सकते, मैं उधर तो मुझे तो पता है, लेकिन आपको उस तरह मैं दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल रेट, उसी तरह इंटरेस्ट रेट आपका डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ पेमेंट्स 60, प्रेजेंट इसको 60 की बजाय उसी तरह ही लिखते हैं, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 12। प्रिंसिपल ये लोन अमाउंट। अब ये चीज़ है जो, अब सपोज आप पहले हम कहते हैं कि वेरिएबल चार्जेस का क्या है। कुछ बैंक्स 6 महीने बाद रिवाइज करते हैं और बहुत से बैंक्स 12 महीने यानी 1 साल बाद रिवाइज करते हैं। तो वो क्या करेंगे, अब पहले साल तक आपका जो इंटरेस्ट रेट ये 11.5 डिसाइड हो गया तो हो गया, तो वो देख लेंगे कि 1 से लेके 12, यानी ये स्टार्ट 60 थे ना टोटल पीरियड्स। इधर आपने कहा था कि 5 साल है तो 60 पीरियड्स है। तो पहले साल का पहला पीरियड आपने लिखना 1, आखिरी पीरियड 12 हो गया। इसके एंड पे एक आर्गूमेंट मिसिंग है, वो एक्सेल में नहीं आ रहा होता, लेकिन इसके बगैर वो कैलकुलेशन नहीं करता, वो होती है टाइप। 0 इज एंड ऑफ पीरियड, 1 इज बिगिनिंग ऑफ पीरियड। इकोनॉमिक्स में मोस्टली हमने एंड ऑफ पीरियड में कैलकुलेशन की थी, लेकिन वैसे बैंक्स जो करते हैं दैट इज नॉर्मली बिगिनिंग ऑफ पीरियड, तो मैंने इसको 1 कर दिया। तो यहाँ से आपके पास जो है वो आ जाता है कि आपने पहले से लेके 12वें महीने में टोटल प्रिंसिपल कितना पे किया है। आपने 12 लाख लोन लिया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर 26,391 आपकी इंस्टॉलमेंट थी। इसको भी हम वो कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय -1। 26,391, ये जस्ट मैं आपको रेफरेंस दे, जो मैंने आपको एक बात की थी कि आपने, पहले मैं कर लूँ फिर आपको बताता हूँ कि पहले साल आपने इतना जो है ये बैंक को पे किया मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें से ये जो इंटरेस्ट आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला होता है, लेकिन ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए 1,98,000 आपने प्रिंसिपल पे किया यानी लोन का पोर्शन, और बाकी 1,18,000 आपने इंटरेस्ट पे किया। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये 1 साल का आपका प्रिंसिपल आ गया, 1 साल ख़त्म हो गया। अब बैंक अगले साल की कैलकुलेशन करेगा। सो वो क्या किया जाएगा, फॉर सेकेंड ईयर यही सारा काम दोबारा किया जाएगा। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लोन अमाउंट सबसे पहले कैलकुलेट की जाएगी। तो लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी दूसरे साल के लिए, ओरिजिनल लोन अमाउंट में से वो जो आपने पहले साल प्रिंसिपल पे किया है वो माइनस कर दिया जाएगा। इसको मैं राउंड ऑफ भी कर लेता हूँ, राउंड 0। इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट विल बी अगेन योर, वही। अब दूसरे साल सपोज क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी रेट बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने कहा हम 7% पे नहीं दे रहे, जी कोरोना ख़त्म हो गया, सिचुएशन अच्छी हो गई है, 10% कर देते हैं। और कराची इंटर बैंक ऑफर रेट जो 1 ईयर वाला है वो 10.2 हो गया। तो आप बैंक का स्प्रेड वही है, तो 10.2 पे 4% ऐड करके 14.2 आपका लग गया। टाइम 1 साल गुजर गया, अब 4। सो इस पे एक मैंने इंस्टॉलमेंट का भी बना देना चाहिए था मुझे, तो मैंने डिलीट किया। इज इक्वल टू PMT, मैं अब जल्दी से लगा देता हूँ। इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ पेमेंट्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, और प्रेजेंट वैल्यू। इसको जनरल कर देते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय -1 कर देते हैं।
ये आपकी इंस्टॉलमेंट है जो बैंक कैलकुलेट करके दी है एक्सेल ने आपको, इसके साथ हम लिख देते हैं। प्रिंसिपल पेड इन फर्स्ट। सो ये मुझे असल में इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी थी, ये अब दूसरे साल की आपकी जो है इंस्टॉलमेंट। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जब आपका बढ़ा है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो अब आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो रिवाइज हो गई है, चेंज हो गई है। अब जिस तरह 2017 में 13 था, अगर ये 13 सपोज 5 हो जाता है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो और बढ़ गई है 29,000। तो इस तरह जो है ये रिविजन्स की जाती हैं कि पहले साल की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर ली जाती है, पहले साल आप वो पे करते हैं, एंड पे कैलकुलेट किया जाता है कि आपने पहले साल में प्रिंसिपल कितना दिया था। तो लोन अमाउंट में से पहले साल का प्रिंसिपल माइनस कर दिया जाता है, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट इधर एंटर किया जाता है और उसकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर दी जाती है। इस तरह हर साल की जो है अलग-अलग कैलकुलेशन करता जाता है बैंक। यही काम उस केस में भी किया जा सकता है। ये तो हो गया वेरिएबल रेट के लिए। सेम यही काम हम कर सकते हैं अर्ली सेटलमेंट के लिए। अर्ली सेटलमेंट में अगेन वही फार्मूला लगेगा। मैं इसी को ही जो है इधर कॉपी करता हूँ इधर साइड पे। बल्कि इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ नीचे ना। ज़्यादा शीट कर देते हैं। अच्छा, अर्ली सेटलमेंट में क्या मसला है जी? अर्ली सेटलमेंट में आप चल रहे हैं, 3 साल आपने पेमेंट कर दी, 3 साल बाद आपके पैसे आ गए, आप बैंक को कहते हैं यार जो भी कैलकुलेशन है मुझसे वापस ले, तो बैंक क्या करेगा? बैंक यहाँ पे सी यू एम पी एन सी सेम वही फार्मूला लगाएगा। अब सपोज आपने जो बैंक को पैसे दिए वो 3 साल बाद दिए, या 3 साल 2 महीने बाद दिए, 3 ईयर 2 मंथ, 5 साल का लोन लिया, 3 ईयर 2 मंथ बाद आप बैंक को कहते हैं अपना हिसाब क्लियर करो, मेरे मेरा इंस्टॉलमेंट ख़त्म करो, मेरी जांच करो, मेरे पास पैसे आ गए। तो बैंक यहाँ पे सिंपली ये फार्मूला लगाएगा। और पहला सा इसमें अब 3 ईयर 2 मंथ, 3 ईयर्स का मतलब है 36 महीने, और 2 मंथ ऐड हो गए 38 महीने। तो ये 1 से लेके 12 की हमने कैलकुलेशन की थी, अब आपने 1 से लेके 38 तक की कैलकुलेशन करनी है। तो ये बैंक फार्मूला लगाएगा कि प्रिंसिपल पेड, कि जी आपने पहले से लेके 38 महीने तक ये इतना प्रिंसिपल दिया है, तो पीछे कितना रह गया? ओरिजिनल लोन अमाउंट में से इसको माइनस कर लें, ये 5,16,295 आपने पे करना है। लेकिन चूंकि हमने तो आपको 5 साल के लिए लोन दिया था, आपने हमारा प्लान स्टेप कर दिया, अब इस पे आप ना अर्ली सेटलमेंट चार्जेस देंगे, जो कि स्पेलिंग खुद ही देख लीजिएगा, इसका 5% होंगे, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई दिस। सो अमाउंट, इसके अलावा को वो थोड़े बहुत और चार्जेस भी होते हैं, क्योंकि वो गाड़ी बैंक के नाम पे होती है, तो वो तो खैर गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, बैंक के नहीं होते। तो ये जो बैंक है ये एक्स्ट्रा आपसे लेगा 5,16,000 पे, अर्ली सेटलमेंट चार्जेस 5%। इसके फार्मूला में भी इफ स्टेटमेंट साथ लगी होगी, इफ यू नो एक्सेल का एक इफ फंक्शन। इफ इसलिए लगी होगी कि अगर आप अर्ली सेटलमेंट 1 साल से पहले करते हैं तो 10% चार्जेस नॉर्मली बैंक लेता है कार लोन पे, और अगर आप 1 साल के बाद करते हैं तो 5% लेता है। पर्सनल लोन का और हिसाब है, हाउस लोन का और हिसाब है। क्योंकि मोस्टली आप में से जो लोग लोन लेंगे फर्स्ट अपना अगर लेते हैं तो वो कार लोन लेंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जो एग्जांपल है वो कार लोन के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो इस तरह हमारी जो बैंक की जो है वो लोन पेमेंट्स की जाती हैं। अगर ये आपको अभी भी, क्योंकि अभी मैंने इंटरनल मैकेनिज्म की तरफ तो गया ही नहीं, वो तो हमारी टीमरास वाली बुक में था, जस्ट आपको प्रैक्टिकल यूज़ बता रहा हूँ। इसमें भी आपको मसला है तो इससे भी आसान काम है, ऐप्स मिल जाती हैं आपको, आपको बैंक की
अपने जो है वो कैलकुलेटर मिल जाते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है कि कम अज़ कम ये एक्सेल वाले फंक्शंस को यूज़ करके खुद भी कैलकुलेशन करें, क्योंकि बैंक जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता उनसे अक्सर देखा गया कि बैंक किसी ना किसी हिसाब से थोड़े ज़्यादा ही पैसे जो है वो निकाल लेता है। तो क्योंकि इसमें इनके पास ना स्प्रेड कितना रखना है, निगोशिएशन का चांस होता है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी कितनी है उसमें भी निगोशिएशन कर सकते हैं आप बैंक से। अर्ली सेटलमेंट चार्जेस पे भी निगोशिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अर्ली सेटलमेंट करके अगली गाड़ी लोन पे उसी बैंक से लेना चाह रहे हैं, तो बैंक आपको ये वेव ऑफ भी कर देता है। तो इसमें आपकी निगोशिएशन बहुत काम आती है, और उसके लिए आपको ये सारी कैलकुलेशंस खुद भी पता होनी चाहिए। अदरवाइज मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग बड़े खुश होके आ जाते हैं निगोशिएशन करके, बैंक वाले उनको खुश कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि यार ये असल में बैंक आपसे फ़ायदा ले गया, क्योंकि उन्हें कैलकुलेशंस का नहीं पता होता। तो ये कैलकुलेशन एटलीस्ट एक्सेल पे आप कर लें, और उसके हिसाब से फिर आप बैंक से जो है वो निगोशिएट